नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास के साथ। आज की क्लास हमारी क्वेश्चंस की रहेगी, तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि उच्च स्तर के मौखिक निर्देशों को प्राथमिक शिक्षा शास्त्र के रूप में बढ़ावा दे, छात्रों की योग्यता समूह को बढ़ावा दे, विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया से जोड़ने से बचे, या फिर केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों को निर्णय लेने से बचे, छात्रों के लिए निर्णय लेने से बचे। तो देखिए बात किसकी हो रही है, एक शिक्षक की। और शिक्षक कैसा, रचनावादी, यानी कि रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करने वाला। और रचनावादी जो शिक्षक है, अगर वो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रख रहा है तो उसका मानना होगा कि जो बालक है वो ज्ञान का निर्माण की रचना स्वयं करेंगे, शिक्षक उसमें सिर्फ एक निर्देशक और सहायक की भूमिका निभाएगा। तो देखिए आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा डी, कि केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के लिए निर्णय लेने से बचे। तो आंसर हमारा यहाँ पर डी रहेगा। नेक्स्ट, कथन और कारण का ये क्वेश्चन है। कथन क्या है कि शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे क्या देने चाहिए, संकेत और आलंबन उपलब्ध कराने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। शिक्षकों को किस रूप में कार्य करना चाहिए, पाठ के रूप में। इसको हम मचान के रूप में भी जानते हैं, इसके फोल्डिंग के रूप में भी जानते हैं। यानी कि बालक को जो है सहायता उपलब्ध करी जाए, किस रूप में, मचान, पाठ, इसके फोल्डिंग के रूप में। बच्चों को ढेर सारे क्या दिए जाए, संकेत, आलंबन उपलब्ध कराए जाए। तो ये बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है कि जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से जो है बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये बात किसने कही है, ये बात जीन पियाजे ने नहीं कही है। ये बात किसने कही है, वाइगोत्स्की ने कही है। वाइगोत्स्की ये बात कहते हैं कि जो अधिक जानकार लोग हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बालकों की जो है संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर जीन पियाजे नहीं, वाइगोत्स्की सही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। आंसर रहेगा डी। जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदीपरक अवस्था के अंत तक विकसित कर लेते हैं। देखिए क्या विकसित कर लेते हैं, सांकेतिक चिंतन, संरक्षण, परिकल्पना, तार्किकता, या फिर वस्तु स्थायित्व। तो देखिए बात किसकी हो रही है, जीन पियाजे की। और इन्होंने दिया था क्या, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने यहाँ पर कितनी, 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें पहली कौन सी थी, संवेदीपरक अवस्था। दूसरी इन्होंने बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी अवस्था इन्होंने बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था की बात करें तो ये थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर कहे औपचारिक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर हम इसको कह सकते हैं औपचारिक अवस्था। तो देखिए जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने इस विकास में 4 अवस्थाएं बताई। कौन सी, संवेदीपरक अवस्था, जो कि थी कितने, 0 से 2 वर्ष तक के बालक की अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष के बालकों की अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था,
7 से लेकर 11 वर्ष तक के बालकों की अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से लेकर लगभग 15 वर्ष तक के बालकों की अवस्था। बात किसकी हो रही है? संवेदी परक अवस्था, यानी कि बात हो रही है इनकी पहली अवस्था की, कि इस अवस्था की क्या विशेषता है। तो देखिए बालक 2 वर्ष तक का होता किस अवस्था की बात हो रही है? 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बालक की बात हो रही है यहाँ पर। और 2 वर्ष के अंत तक बालक जो है अपने आप में जो है वस्तु स्थायित्व का गुण प्राप्त कर लेता है। वस्तु स्थायित्व का गुण बालक में 2 वर्ष का होते होते आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि कोई वस्तु हमारी आंखों के सामने नहीं है लेकिन वो अस्तित्व में होती है। तो ये रहा यहाँ पर वस्तु स्थायित्व का गुण। आंसर हमारा रहेगा डी। और देखिए अगर मैं आपको इसको उदाहरण के माध्यम से समझाऊं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे, और आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे हैं, एक लगभग 12 महीने का बच्चा लेकर चलिए, अगर उसके पास कोई वस्तु है और आप उससे लेना चाह रहे हैं तो वो नहीं देगा, तब आप क्या करते हैं कि उससे वो वस्तु छीन लेते हैं और कहते हैं बंदर ले गया, चिड़िया ले गई, कबूतर ले गया, तो वो इस बात को स्वीकार कर लेता है। लेकिन जैसे ही बालक 2 वर्ष का होता है तब आप ये सब करके देखिए, उसके हाथ से चीज लीजिए और कहिए बंदर ले गया, कबूतर ले गया, तब वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अब उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण क्या है? आ गया है। अब वो समझ गया है कि जो वस्तु है भले ही आंखों के सामने नहीं है लेकिन वो आसपास ही है। अब अगर आप उससे कोई वस्तु ले लेते हैं तो वो आपके आसपास घूमेगा और उस वस्तु को ढूंढ लेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है वस्तु स्थायित्व का जो गुण है वो बालक में आ जाएगा। कौन सी अवस्था में? संवेदी परक अवस्था के अंत तक। आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा डी। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे कि 4 + 5 9 और 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका कारण क्या है? देखिए ऑप्शन हमारे पास है जीववादी सोच, अपरिवर्तनीयता, आत्म केंद्रिकता या फिर अवधारणात्मक केंद्रीकरण। देखिए एक बालक है जो सीधी प्रक्रिया तो समझ रहा है, यानी कि ये तो उसको समझ आ गया कि 4 में अगर 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा, लेकिन वो इसकी उल्टी प्रक्रिया को नहीं समझ पा रहा है। शुरुआती बिंदु पर वो नहीं जाएगा वापस। यहाँ पर देखिए इस प्रक्रिया को उल्टा उसको समझ नहीं आता है। शुरुआती बिंदु पर पहुंचने में उसको प्रॉब्लम होती है कि हम उससे पूछेंगे कि 9 - 5 = कितना हुआ? 4। अब इसको ये उल्टी प्रक्रिया समझ नहीं आ रही है। ये तो वो समझ लेता है लेकिन ये उसको समझ नहीं आता है, उल्टी प्रक्रिया उसको समझ नहीं आती है। और ये किस कारण होता है? ये होता है अपरिवर्तनीयता के कारण। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या फिर बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या फिर बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। क्या मानते हैं जीन पियाजे? तो देखिए बच्चों की सोच जो है वयस्कों से बेहतर होती है? बिल्कुल नहीं। मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चे कम सोचते हैं बड़ों से या ज़्यादा सोचते हैं? ये भी नहीं। बच्चों से उनकी सोच जो वयस्कों से उनकी सोच बच्चों की निम्न होती है? ये भी नहीं। तो बच्चों की सोच जो होती है वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न होती है। सोचते बराबर है। देखिए मात्रात्मक रूप में कम ज़्यादा नहीं सोचते हैं, बालक भी बड़ों के जितना ही सोचते हैं, तो गुणात्मक उनमें अंतर रहेगा। आंसर रहेगा सी। मानकर चलिए एक 4 साल का बालक जो है अपने पिता के साथ एक खिड़की पर खड़ा है और बाहर तेज बारिश हो रही है। अब दोनों क्या सोचेंगे? पिता क्या सोचते हैं, वयस्क क्या सोच रहे हैं और बच्चा क्या सोच रहा है, उन दोनों में अंतर देखेंगे। तो जो बड़े हैं, वयस्क है, पिता है, वो क्या सोच रहे हैं कि मुझे ऑफिस जाना है, बारिश तेज हो रही है, ट्रैफिक मिलेगा और ऑफिस जाने में क्या होगी? देरी हो जाएगी। वहीं पर जो छोटा बालक है, 4 साल का बालक है, वो क्या सोच रहा है कि आज शायद बादलों में लड़ाई हो गई है
या फिर बादल बहुत दुखी है इसलिए बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, इसलिए ज़्यादा पानी बरस रहा है, या फिर सोचेंगे कि भगवान जो है पौधों को पानी दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों की सोच में गुणात्मक रूप से अंतर है। पिता जो है व्यावहारिक सोच रहे हैं और बालक जो है जीववाद पर आधारित सोच है उसकी, क्योंकि वो हर वस्तु में यहाँ पर जो है क्या सोच रहा है कि जीवन है। तो दोनों की सोच में गुणात्मक रूप में अंतर है, गहराई से दोनों ही सोच रहे हैं, बराबर सोच रहे हैं, बस क्या अंतर है, गुणात्मक रूप से दोनों की सोच में अंतर है। जबकि बालक भी बराबर ही सोच रहे हैं, माता अपने पिता के बराबर ही सोच रहे हैं, वयस्क के बराबर ही सोच रहे हैं, इतनी ही गहराई से वो सोच रहे हैं। सिर्फ अंतर किसका है, गुणात्मक रूप से अंतर है। आंसर रहेगा यहाँ पर हमारा सी। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशिष्ट करता है। देखिए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता या फिर वृत्तीय प्रतिक्रिया। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, और ये जीन पियाजे की बताई हुई अवस्था है जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। ये उसी की अवस्था है। कौन सी अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है। और ये कब से कब तक, 2 से लेकर 7 वर्ष तक के जो बालक है उनकी अवस्था है। कौन सी, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या फिर कहे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, इस अवस्था में हमने पिछले ही क्वेश्चन में बात की है कि बालक अपरिवर्तनीयता के कारण क्या करता है, उल्टा नहीं सोच पाता है। तो यहाँ पर बालक जो है उल्टा नहीं सोचता, यानी कि वो प्रारंभिक बिंदु पर नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में एक उदाहरण देखा था कि 5 + 4 = 9। ये तो वो समझ लेगा क्योंकि ये सीधी प्रक्रिया है, 5 में 4 जोड़े तो 9 हो गए। अब उसको उल्टा करने को कहेंगे कि यहाँ पर उसको उल्टा करने को कहें कि 9 - 5 या फिर 4 बराबर कितने होते हैं, तो वो इस उल्टी प्रक्रिया को नहीं समझ पाएगा। यहाँ पर 4 लिख लेंगे। अब कितना होगा, इसको उल्टा करके नहीं समझ पाता है, यानी कि वो उसके प्रारंभिक बिंदु पर वापस नहीं लौट पाता। ये उसका प्रारंभिक बिंदु था 5, प्रारंभिक बिंदु पर जो है बालक नहीं लौट पा रहा है, उल्टी प्रक्रिया को बालक नहीं समझ पा रहा है। तो ये किस कारण है, विचारों की अनुत्क्रमणीयता के कारण है। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी। देखिए, यहाँ पर एक और उदाहरण जो है मैं आपको समझाना चाहूँगी। उदाहरण के माध्यम से आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए, जैसे एक बालक है, उसको ये तो समझ आता है कि अगर हम पानी को फ्रीज़र में रख दें तो वो बर्फ़ बन जाएगा। ये सीधी प्रक्रिया तो उसको समझ आएगी। लेकिन जब हम उसको ये समझाएंगे कि फ्रीजर से बर्फ़ अगर बाहर निकाल के रख देंगे तो वो पानी बन जाएगा, ये उल्टी प्रक्रिया उसको समझ नहीं आएगी। और ये किस कारण होता है, विचारों की अनुत्क्रमणीयता के कारण होता है। तो देखिए, आंसर यहाँ पर रहेगा सी। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। उन्हें उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। नए पुरस्कारों तथा दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। या फिर ज्ञान का सक्रिय रूप से सृजन करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो देखिए, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। ये किसने कहा था, ये तो कहा था किसने, बंडूरा ने। बंडूरा का हम जो है प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत पढ़ चुके हैं, जिसमें समाज का जो है अवलोकन करके, समाज को देखकर उसका अनुकरण करके सीखा जाता है। तो ये तो यहाँ पर गलत रहेगा, क्योंकि ये किसने कहा था, बंडूरा ने कहा था। उन्हें उद्दीपन प्रतिक्रिया यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। ये किसने कहा था, थॉर्नडाइक ने।
ये कौन कहते हैं? व्यवहारवादी कहते हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो संबंध बनता है, उसके द्वारा जो बॉन्ड बनता है, उसके द्वारा जो है बालक को सिखाया जा सकता है। तो ये कौन कहते हैं? थॉर्नडाइक। नए पुरस्कारों तथा दंड के सिद्धांतों के प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। तो देखिए, पुरस्कार द्वारा सीखना, पुनर्बलन द्वारा सीखना, और पुनर्बलन कैसा? नकारात्मक, सकारात्मक, यानी कि दंड। ये कौन बात करते हैं? ये भी बात करते हैं व्यवहारवादी। व्यवहारवादी ने क्या बात की है कि पुनर्बलन यानी कि पुरस्कार देकर बालकों को जो है सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो ये भी यहाँ पर गलत रहेगा। ज्ञान का सक्रिय रूप से सृजन करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो ये बिल्कुल सही रहेगा। बालक कैसे सीखता है? सक्रिय रहकर सीखता है। बालक जो है सक्रिय रहकर ज्ञान का निर्माण, ज्ञान की रचना स्वयं करता है जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार करता है और दुनिया में क्या करता है तथा उनका अन्वेषण करता है, उनको देखता है व्यवहारों को, वैसे वैसे ही वो क्या करता है? ज्ञान का सक्रिय रूप से सृजन करता है, ज्ञान का निर्माण करता है, ज्ञान की रचना करता है। और देखिए, जीन पियाजे कौन थे? रचनावादी थे। जीन पियाजे रचनावादी थे, इसलिए वो क्या मानते थे कि बालक जो है ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ज्ञान की रचना स्वयं करता है। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? किसकी बात हो रही है? जीन पियाजे की। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल सही। विकास कैसा होता है? गुणात्मक चरणों में होता है। और ये कौन मानते हैं? जीन पियाजे मानते हैं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जो है अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग कैसे करते हैं? सक्रिय रूप से रहकर स्वयं करते हैं। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है कि बच्चे जो है सक्रिय रहकर अपने पर्यावरण के साथ मिलकर क्रिया करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। देखिए, ये कौन मानते हैं? आपने पढ़ा है कि अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, जहां पर बार बार अभ्यास करके बालकों को सिखाया जाता है। तो ये कौन मानते हैं? ये तो थॉर्नडाइक मानते हैं। अभ्यास की बात किसने की थी? थॉर्नडाइक ने की थी कि सीखने के लिए क्या जरूरी है? निरंतर अभ्यास कराना चाहिए। ये बात किसने की थी? थॉर्नडाइक ने की थी। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि नहीं कहा जा सकता, यानी कि सी यहाँ पर सही रहेगा। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता या फिर अनुत्क्रमणीयता। बात किसकी हो रही है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे की दूसरी अवस्था और 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बालक की अवस्था है। इसकी सीमा कौन सा नहीं है? तो देखिए, ये जो बालक है 2 से लेकर 7 वर्ष तक का बालक किसके माध्यम से सीखता है? संकेतों के माध्यम से सीखता है, प्रतीकों के माध्यम से सीखता है, भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देता है। प्रयोग करना क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है, शुरू कर देता है। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था में बालक जो है संकेतों के माध्यम से सीखता है, प्रतीकों के माध्यम से सीखता है, भाषा का प्रयोग शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है। तो ये क्या है? इसकी विशेषता है, सीमा नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, प्रतीकात्मक विचारों का जो है विकास होता है इस अवस्था में, बालक प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। तो ये इसका जो है गुण है। ये क्या है? इसका गुण है, ये इसकी सीमा नहीं है। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 या फिर 5 से 8।
देखिए हमने जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं पढ़ी, जिसमें कि पहली अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी थी पहली अवस्था थी संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बालक की अवस्था थी। इसी अवस्था को हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। कौन सी अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही हम किस नाम से जानते हैं? प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। और ये अवस्था कब से कब तक? 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बालक की ये अवस्था होती है। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो देखिए पहली जो अवस्था है इनकी ये है संवेगात्मक गामक अवस्था। ये कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये कौन सी अवस्था है? इनकी दूसरी अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये कौन सी है? इनकी तीसरी अवस्था है। औपचारिक या फिर कहे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये इनकी कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। पूछी क्या है? तीसरी अवस्था। तो ध्यान रखिएगा इनकी तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन। देखिए किस में संशोधन? नवीन जानकारी में संशोधन। और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। किस नाम से इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन हमारे पास है समावेशन और अनुकूलन, समाजीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, या फिर समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु जब नवीन योजनाओं में संशोधन किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? समावेशन कहते हैं। और जब पुरानी योजनाओं में संशोधन किया जाता है, नवीन योजनाओं के आधार पर हम किन में? पुरानी योजनाओं में जो हमारी पुरानी योजना है, जो स्कीमा है, जो मानसिक संरचना हमने बना रखी है, जब उनमें संशोधन किया जाता है तो उनको हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। समायोजन कहते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा सी। समावेशन और समायोजन के रूप में जो है इनको जाना जाता है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? देखिए जो पहले से प्रचलित योजनाएं हैं, चली आ रही है, जो स्कीमा बनी हुई है, उसमें क्या जोड़नी है? नई जानकारी जोड़नी है। तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? समायोजन, साधारणीकरण, आत्मसातकरण या फिर संगठन। देखिए जो पहले से स्कीमा या फिर मानसिक संरचनाएं दिमाग में बनी हुई हैं, किसी विषय वस्तु को लेकर किसी जानकारी की स्कीमा बनी हुई है, जब उसमें हम नई जानकारी जोड़ते हैं तो उसको हम किस नाम से जाना जाता है? उसको हम जानते हैं आत्मसातकरण के नाम से जानते हैं। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों से समीक्षा कर सके। वे विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर क्या करती है? वाद विवाद कराने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करके अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक क्या करते हैं? परिप्रेक्ष्य विकसित करते हैं। तो इसमें हम किसका जो है क्या कर रहे हैं? दृष्टिकोण को क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तर्कसंगत, आत्मसात निर्माण या फिर सक्रियकरण। देखिए एक शिक्षिका क्या कर रही है कि उनके जो क्लास के बच्चे हैं वो क्या करें? एक ही स्थिति को या फिर एक किसी भी विषय को अलग अलग नज़रियों से देखे। इसके लिए वो क्या करती है कि बालक जो है एक विषय को, एक स्थिति को अलग अलग नज़रिए से देखे, उनके बीच में डिबेट कराती है, वाद विवाद कराती है।
अब किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार शिक्षार्थी जो है वो क्या करते हैं, जब बालक जो है, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि जब कोई बालक जो है विभिन्न लोगों के विचार सुनते हैं तो उनको वो अपने अंदर ग्रहण करते हैं, अपना जो दृष्टिकोण है वो बदलते हैं, नज़रिया बदलते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक बालक का जो नज़रिया है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे बालकों में डिबेट हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, और हर बालक का नज़रिया उस विषय के बारे में या स्थिति के बारे में अलग अलग है। यहाँ पर हर कोई अपना जो है नज़रिया पेश करेगा और प्रत्येक बालक एक दूसरे के नज़रिए को क्या करेगा, समझेगा, उसको अपनाएगा, आत्मसात करेगा। तो यहाँ पर जो है शिक्षिका क्या करा रही है, उनके बीच में वाद विवाद करा रही है। अब बालक जैसे जैसे अपने नज़रिए बताते हैं एक दूसरे के सामने, हर बालक जो है दूसरे के नज़रिए को अपने अंदर लेता है, यानी कि उसका क्या करता है, आत्मसात करता है, उसको अपनाता है, और अपना जो नज़रिया है, उसका पुराना नज़रिया, जो पुरानी स्कीमा उसने बनाई हुई थी, मानसिक संरचना, उसमें बदलाव करता है और एक नया जो है नज़रिया बनाता है। देखिए यहाँ पर आंसर हमारा रहेगा बी। उदाहरण के रूप में मानकर चलिए कि जो शिक्षिका है वो एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर डिबेट करा रही है, वाद विवाद करा रही है, डिबेट करा रही है। तो जो कुछ बालक है, एक बालिका उसमें क्या कहती है कि मोबाइल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, एक बटन दबाओ और विश्व भर की जानकारी हमारे सामने उपलब्ध हो जाती है, पढ़ाई में भी बहुत सहायता होती है। वहीं पर जो दूसरा बालक है वो अपना नज़रिया पेश करता है और वो क्या कहता है कि जो मोबाइल है उसके फ़ायदे तो है लेकिन उसके नुकसान भी है, आंखें खराब होती है, शारीरिक स्वास्थ्य वो भी जो है खराब होता है मोबाइल देखने से। अब जो पहला बालक है जिसको सिर्फ मोबाइल के फ़ायदे दिख रहे थे, वो सामने वाले का नज़रिया जो है अपनाता है, उसको आत्मसात करता है और एक नया स्कीमा बनाता है, अपना नया नज़रिया बनाता है, जिसमें वो उसके लाभ उसको पहले से पता था, अब उसने उसकी हानि भी जानी, यानी कि दूसरे बालक के जो है नज़रिया उसको अपनाया और एक नया नज़रिया बनाया, मोबाइल फ़ोन के लिए अपना एक जो है नया जो है नज़रिया बनाया, नया स्कीमा उसने अपने दिमाग में बनाया, जिसमें मोबाइल फ़ोन के लाभ और हानि दोनों को शामिल किया। तो देखिए इसको हम क्या कहेंगे, दूसरे के दृष्टिकोण को, दूसरे के नज़रिए को अपनाना क्या कहेंगे, आत्मसात हम इसको कहेंगे। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल चावल खाने का टेस्ट कर लिया। उसने क्या किया, दाल चावल खाने का अपने दिमाग में, स्कीमा में। तो देखिए सीता ने क्या सीखा, दाल चावल खाना सीख लिया है। अब जब कभी भी उसके सामने दाल चावल आते हैं तो वो उसी प्रकार से, जैसे उसने आदत बनाई हुई है, सीखा हुआ है, अपने दिमाग में दाल चावल को लेकर एक स्कीमा बनाया हुआ है, उसी का प्रयोग करती है और जब भी दाल चावल आते हैं मिलाकर खाते हैं। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, वो क्या कर रही है, अनुकूलन कर रही है, यानी कि अनुकूलित हम इसको कहेंगे कि उसने क्या किया, स्कीमा में दाल चावल खाने की जो है अनुकूलित कर लिया है, दाल चावल खाने को क्या कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है। अनुकूलित यानी कि अनुकूलन में क्या होता है कि जो किसी व्यक्ति के पास पहले से जो है दिमाग में जो है संरचना बनी होती है किसी भी वस्तु को या कोई पुरानी जानकारी उसके दिमाग में सेट रहती है, मानसिक संरचना या स्कीमा बनी होती है किसी भी विषय वस्तु को लेकर, जैसे कि यहाँ पर सीता की दाल चावल को लेकर बनी हुई है, किसको, दाल चावल को लेकर बनी हुई है। अब वो नवीन परिस्थिति में जो उसकी स्कीमा है उसी का उपयोग करता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव वो नहीं करता है, यानी कि अपनी पुरानी जानकारी का नई परिस्थिति में हूबहू उपयोग करना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन, यानी कि अनुकूलित करना कहलाता है। एक और उदाहरण सुनिएगा आप, इसको सुनकर आपको ज़्यादा समझ आएगा। मानकर चलिए एक बालक ने कुत्ता देखा, सफ़ेद रंग का एक जानवर देखा जो कुत्ता था, और बालक ने जो है उसकी स्कीमा अपने दिमाग में बना ली कि सफ़ेद रंग होता है और 4 पैर होते हैं तो वो क्या है, कुत्ता है। अगले दिन उसने सफ़ेद रंग की बिल्ली देखी। अब बालक के दिमाग में स्कीमा फिट था, सेट था कि जो सफ़ेद रंग होते हैं, 4 पैर होते हैं तो वो कुत्ता होता है। उसने क्या किया, बिल्ली को ही कुत्ता समझ लिया, यानी कि
परिस्थिति नवीन थी। अब यहाँ पर बिल्ली थी, लेकिन उसने अपनी जो दिमाग में स्कीमा बनी हुई है, जानकारी जो पहले से ही है, उसका सीधे का सीधा उपयोग कर दिया उठाकर नवीन परिस्थिति में, जो कि गलत था। तो उसी को हम क्या कहेंगे, अनुकूलित करना या फिर अनुकूलन कहेंगे। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संरक्षण एवं वर्गीकरण करने में योग्य होता है। औपचारिक संक्रियात्मक वाला बच्चा अनुकरण प्रारंभ कर देता है, कल्पनात्मक खेल खेलता है। शेषवा अवस्था का बालक तर्क का अनुप्रयोग या फिर अनुमान लगाने में सक्षम होता है। पूर्व संक्रियात्मक जो बच्चा होता है वो निगमनात्मक विचार जो है बनाने लगता है। तो इनमें से कौन सा सही है? देखिए यहाँ पर जो जीन पियाजे की अवस्था है, चारों अवस्था दी हुई है। पहली अवस्था शेषवावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था। तो जो शेषवावस्था का बालक है, 0 से लेकर 2 वर्ष का बालक, क्या वो तर्क का अनुप्रयोग करना सीख जाता है, अनुमान लगाने सीख जाता है? बिल्कुल नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से लेकर 7 वर्ष का बालक जो है निगमनात्मक विचार करने लगता है, चिंतन करने लगता है? बिल्कुल नहीं। औपचारिक संक्रियात्मक बालक यानी कि 11 से लेकर 15 वर्ष का बालक क्या अनुकरण प्रारंभ करता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है या फिर कल्पनात्मक खेल खेलता है? ये भी नहीं रहेगा। तो फिर सही रहेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा, यानी कि तीसरी अवस्था ये थी इनकी। और यहाँ पर अगर देखें 7 से लेकर 11 वर्ष तक के बालकों की अवस्था है, इसमें बालक संरक्षण सीखता है और वर्गीकरण करना सीख जाता है। देखिए अगर बालकों के सामने बहुत सारी वस्तुएं जो है आकृतियों की वस्तुएं रख दी जाए तो बालक उनका वर्गीकरण करना सीख जाता है। यानी कि ट्रायंगल एक तरफ, गोल गोल एक तरफ, लंबी वस्तुएं एक तरफ, एक कलर की एक तरफ, दूसरे कलर की एक तरफ। तो इस तरीके से जो है बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो बच्चा है, 7 से लेकर 11 वर्ष की आयु का जो बच्चा है, वो क्या करना प्रारंभ कर देता है, वर्गीकरण करने की उसमें जो है गुण आ जाते हैं, योग्यता आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ए। तो देखिए ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं क्लास को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।